आदित्य ने ये तय किया कि छोटे बड़े जितने भी कैरेक्टर है, एक्टर्स हैं, वो सब एक साथ बैठे। हम सब एक साथ बैठे। उसमें सिर्फ अक्षय, रणवीर, इस तरह के एक्टर्स को, गुजर बलोच, डोंगा, मतलब एवरीवन वाज देयर। इवन फिल्म की जो हीरोइन है वो सारे लोग हम एक साथ बैठे, अक्षय, रणवीर, इस तरह के एक्टर्स को छोड़कर। नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं द बनारसी। धुरंधर मूवी हजारों करोड़ों का धंधा कर चुकी है, या बनारसी में कहें कि मौज काट रही है सिनेमा हॉल में, सिल्वर स्क्रीन में। हमारे साथ है रहमान डकैत के बाप, बाबू डकैत। और हम इस वक्त मौजूद हैं एनएसडी में, दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, उसकी कैंटीन के कोने में, इस टेबल पे जिसपे न जाने कितने ही एक्टर्स आए बैठे होंगे, चाय पिए होंगे, अपनी स्क्रिप्ट याद किए होंगे। आसिफ भाई हैं जिन्होंने बाबू डकैत का वो रोल किया। आइए मिलते हैं आसिफ भाई से, जो कि इसी एनएसडी में सीखे हैं और अब आने वाले बच्चों को सिखा रहे हैं। आसिफ भाई नमस्कार, बनारसी में नमस्ते। आपका। नमस्ते। आसिफ भाई, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि ये बाबू डकैत का जो एक रोल है, हमने देखा उसमें काले होंठ, एकदम गंभीर, एकदम खतरनाक टाइप का। अब वैसे लगते हैं नहीं। वो हुआ कैसे, मतलब? मैं एनएसडी में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए कुछ 11-12 साल हो गए। मैं यहीं का ग्रेजुएट हूँ। एक्टिंग में मैंने मेरी विशेषज्ञता है एक्टिंग। फिर मैं यहाँ पढ़ाने लगा। उससे पहले मैं यहाँ के रिपेटरी में भी रहा। तो मैं लगातार थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। थिएटर मेरा एक तरीके से कहिए तो प्रोफेशन है, पहली विधा है। सिनेमा बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में किया, बट सिनेमा की तरफ उस तरह से नहीं गया। और इस सिनेमा का भी संयोग ऐसा बना कि मुकेश छाबड़ा इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे, और मुकेश जो हैं वो एनएसडी थिएटर इन एजुकेशन कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, हम लोगों के दोस्त भी रहे। तो जिस समय मैं स्टूडेंट हूँ और रिपेटरी में हूँ, उस समय मुकेश यहाँ पे थिएटर इन एजुकेशन कंपनी में काम कर रहे थे बतौर अभिनेता। फिर उसके बाद जब मुकेश आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कास्टिंग डायरेक्टर एंड सेलिब्रिटी डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सो संयोग इस फिल्म का ऐसे बना कि इतनी पुरानी दोस्ती, जिसको आप कह लीजिए 25 साल 26 साल पुरानी दोस्ती, एंड 26 साल बाद मुकेश ने मतलब आपको याद रखा। मैं बीएनए में उस समय एक प्रोडक्शन कर रहा था, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में, और लखनऊ में था। जिस समय मैं क्लास में हूँ उस समय मुकेश के कास्टिंग कंपनी से पंकज का फ़ोन आता है कि आप कुछ भी अपना एक इंट्रोडक्शन जो है आप अभी इमीडिएटली भेज दीजिए, हम लोग बैठे हुए हैं डायरेक्टर के साथ। तो पहले तो मैंने पंकज को मना कर दिया कि यार पंकज पॉसिबल नहीं है, आज पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं क्लास में हूँ। फिर बार बार उसका फ़ोन आता रहा और मैसेज आता रहा। देन मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, और मुकेश चूँकि उस कंपनी में है एंड मुकेश बहुत इंसिस्ट कर रहा है, तो मुझे कर देना चाहिए। इतना अपने दोस्तों के लिए इतना टालना नहीं चाहिए। एंड मैंने इमीडिएटली एक इंट्रो बना करके भेज दिया, और उस भेजने के आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि आप अपने ये डेट्स जो है ब्लॉक कर लो। और फिर मुकेश का फ़ोन आया एंड मुकेश ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप ये रोल ज़रूर करो, ये रोल आपको करना चाहिए, आप मेरी बात मानो, ये पोटेंशियल रोल है। सो इस तरीके से मैं धुरंधर के साथ जुड़ा, एंड सब बहुत जल्दी में हुआ, अप्रत्याशित ढंग से हुआ। बट कई अच्छी चीज़ें अप्रत्याशित रूप से होती हैं। एक अच्छी अप्रत्याशित घटना ये भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आसिफ भाई आते हैं बिहार से, बिहार के पटना के रहने वाले हैं। आसिफ भाई, पटना में तो मतलब बाहुबलियों का जोर है, आईएएस का जोर है, नेताओं का जोर है। हाँ। ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से काटा है आपको? समाउ मेरी फैमिली में थिएटर है। सो मेरी मैटरनल फैमिली में थिएटर रहा, मेरे मामा लोग थिएटर करते रहे। तो बचपन से मेरा जो पहला अनुभव है अभिनय देखने का, या मेरा जो पहला अनुभव है वो सिनेमा का नहीं है, मेरा पहला अनुभव थिएटर का है, जहाँ मैंने थिएटर देखा, जो मेरी मेमोरी में है, जो बचपन में माँ के साथ थिएटर देखना। सो एक तरीके से थिएटर का, अभिनय का एक आकर्षण तो था ही।
बट मेरे पिता बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश से आते थे, किसान के पुत्र, सो खेती किसानी उस तरीके के गांव के एक व्यक्ति, बट अपने गांव के वो पहले एमए थे। तो जब मैं 9वीं 10वीं में कुछ कुछ थिएटर ऐसे ही करने लगा शौकिया तौर पे, और वो फिर रुका नहीं, वो चलता चला गया। तो जब मैं 12वीं कर रहा था और 12वीं तक जब वो रुका नहीं, पिता को लगने लगा कि अब ये उसी तरफ जाएगा, देन मेरे पिताजी ने कहा कि अगर तुमको थिएटर ही करना है तो देन किसी ढंग की जगह पे जाओ और जाकर के सीखो। सो एक तरीके से लगभग 4 साल थिएटर करने के बाद पिता की एक अनुमति मिलती है, क्योंकि जाओ जाकर के थिएटर करो। सो मैं पटना थिएटर में आ गया, पटना में थिएटर करता रहा, फिर एनएसडी आ गया और फिर सिलसिला शुरू हो गया। सो ऑफ कोर्स बहुत दबाव था कि आप ब्यूरोक्रेसी में जाओ, आप यूपीएससी दो, बीपीएससी दो, कहीं सर्विसेज में आओ, बट मन जो था वो ये था कि भाई थिएटर करना है। नहीं, ये तो बड़ी सभ्यता से आप बता ले गए। इस थिएटर के लिए कुटुम्बस कितना हुआ था आपका पिताजी से? क्योंकि आप बता रहे हैं पहले एमए थे, वो पढ़े लिखे परिवार थे, तो कुटुम्बस तो खूब हुआ होगा। वो पहले एमए, अपने गांव के पहले एमए। सो नाराजगी बहुत रही, कई बार ऐसा समय आया जबकि उन्होंने लंबे लंबे समय तक बात नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इसमें कोई करियर ही नहीं है। सो उस तरह की नाराजगी रही। बट चूंकि ननिहाल का और मामा वालों वाली फैमिली और मदर वाली फैमिली का जो साइड था वो कला साहित्य का था, इसलिए धीरे से पिता की स्वीकृति हो गई। बट वो बहुत कोई रुचिकर स्वीकृति नहीं थी। सो उनके लिए ये था कि उनको पता था कि अब ये जिंदगी भर जो है ये फाका कशी करेगा, अपना इधर उधर पैसे की मोहताजी रहेगी, झोला लेके घूमता रहेगा। सो ये था। बट उन्होंने अनुमति दी, उनकी स्वीकृति हुई। आते हैं वापस मूवी पे। अभी आपने पिताजी की बात की अपने। असल जिंदगी में आसिफ भाई एक बाप के रूप में और मूवी में रहमान डकैत के बाप के रूप में क्या अंतर अपने आप को पाते हैं आप अपने पिताजी, जिसमें कि आपने कहा कि उनको अनुमति मिली, और अभी आप क्या अंतर पाते हैं रहमान डकैत के बाप और अब असल जिंदगी में पिता होने में? रहमान डकैत का जो बाप है, बाबू डकैत, वो एक तरीके से लियारी का डॉन है। अच्छा, लियारी है कहाँ? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये लियारी है कहाँ? लियारी पाकिस्तान का कराची है, बट ये जो फिल्म जो शूट की गई, ये जो सिनेमा का लियारी है वो थाईलैंड है, और कुछ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से हैं। बट उसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है वो थाईलैंड में लियारी इन्होंने क्रिएट किया था, एंड बहुत अमेजिंग था। जहाँ जिस तरह का आर्ट वर्क, हम लोग भी जब पहली बार सेट पे जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है हम किसी एकदम रियल लोकेशन पे, ऐसा लग रहा है कोई दूसरी दुनिया उन्होंने थाईलैंड के अंदर क्रिएट की है। सो उस तरह का उन्होंने पूरा सेटअप किया था, सेटअप बनाया था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क था उसका। मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप थाईलैंड में हैं। अच्छा, वापस आते हैं वो बाप वाले पर। लियारी को तो मतलब सवाल तो था ही, लेकिन बाप वाले पे वापस आते हैं। सो मेरे पिता, एक तो इकोनॉमिक्स उनका विषय था। सो हिसाब किताब वाले व्यक्ति, बहुत मितव्ययी व्यक्ति, कम खर्चा करना, कम में एक बेहतर जिंदगी जीना। पढ़ाई लिखाई उनके लिए बहुत प्रायोरिटी थी बच्चों की, कि बच्चे पढ़े लिखें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, जब तक वो सर्विस में रहे, मैं कई बार वही कहता हूँ कि वो ठीक ठाक जॉब में थे, बट जिंदगी भर उन्होंने अपने लिए 3 पैंट होते थे उनके पास और 3-4 कमीजें होती थी। इससे ज्यादा उनको अगर कभी जिद किया जाए कि और एक पैंट बनवा लो तो नाराज हो जाते थे कि क्यों, है तो 3। सो एक आज पहनना है, दूसरा कल पहनना है, वो धुल जाना है, फिर तीसरे दिन कुछ और पहनना है। बाहर फंक्शन के लिए उनके 1-2 कपड़े अलग से है। इतनी मितव्ययता, कई बार आज की डेट में जब मैं सोचता हूँ तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ कि मेरे पिता अफोर्ड कर सकते थे उससे बेहतर, बट उन्होंने वो चुना कि मुझे इतना ही चाहिए। मेरी माँ से रोजाना वो 2 रुपये और 5 रुपये मांगते थे जब ऑफिस जाते थे कि 2 रुपया दे देना,
हाँ 5 रुपया दे देना। सो उनका हिसाब था कि मैं 2 सिगरेट पीऊंगा तो उसमें इतने पैसे लगेंगे, और 2 पान खाऊंगा उसमें इतने लगेंगे, और थोड़े पैसे हाथ में होने चाहिए, बस इतना ही उनको चाहिए, उससे ज्यादा उन्होंने रखा नहीं। सो मैं वैसे पिता की संतान हूँ। सो मेरे पिता वैसे हैं, बहुत डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो झूठ उनको बहुत ही बिल्कुल एकदम नापसंद था। सो अगर आपने झूठ बोला है तो उसके वो तह तक जाएंगे, सच जानना चाहेंगे। और कई बार मुझे एक बात का दुख होता है, कई बार उस सच को जानने के लिए उनको मालूम है कि बच्चे, कई बार हम डर से बहुत सारे झूठ छिपाते भी थे, तो वो अपने आप को प्रताड़ित करते थे, क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, पिता खाना नहीं खा रहे हैं, पिता भूखे हैं क्योंकि आपने कुछ झूठ बोल दिया, और वो उनको एहसास हो गया है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए, प्रताड़ना थी। तो मेरे पिता में अगर मैं क्रूएल्टी अगर कहूँ कि मेरे पिता में कोई क्रूएल्टी थी, तो मुझे आज की डेट में लगता है कि बाल मन के लिए शायद वो थोड़ी क्रूएल्टी थी, पिता वो नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। बट ये जो बाबू डकैत है वो तो क्रूएल्टी की इंतहा है। हाँ, सो पिता और बाबू डकैत की कोई कंपैरिजन मैं वैसे नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि बाबू डकैत जो है उसके नाजायज संबंध हैं, उसकी नाजायज औलाद है, वो तमाम तरीके से लियारी पे अपना कब्जा बना के रखना चाहता है। 1/3 का हिस्सेदार है वो लियारी का। हाँ, लियारी का वो 1/3 का 3/4 का एक तरीके से हिस्सेदार है, और जब तक वो है रहमान कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, सब तो ठीक है, ये बाबू डकैत वाला जो कैरेक्टर था आपका था, ये मैंने शुरू में बताया, ये पूरा कट पिट वाला एकदम वैसे फेंका हुआ जैकेट, ये कैरेक्टर बना कैसे ये बाबू डकैत, और इसकी तैयारियां कैसे हुई? क्योंकि लग नहीं रहा है, मतलब मैं आपको देखा यहाँ पे, और वो पीछे की तरफ वो बढ़िया वाले बाल, उसकी क्या कहानी, क्या तैयारी, जरा सा उसको बताइए लोगों को। ये मेरी जब मुलाकात हुई इनसे, आदित्य धर से जो पहली मुलाकात हुई, वो पहली मुलाकात ही बहुत अमेजिंग मुलाकात है, जहां उन्होंने, आदित्य ने ये तय किया कि छोटे बड़े जितने भी कैरेक्टर है, एक्टर्स हैं, वो सब एक साथ बैठेंगे, हम सब एक साथ बैठे। उसमें सिर्फ आप अक्षय, रणवीर, इस तरह के एक्टर्स को छोड़ करके बाकी सब, उजर बलोच, डोंगा, मतलब एवरीवन वाज देयर। इवन फिल्म की जो हीरोइन है, वो सारे लोग हम एक साथ बैठे, और एक साथ बैठ करके उन्होंने ब्रीफ किया कैरेक्टर का। और आदित्य का जो प्रिपरेशन था, आदित्य धर का, वो अमेजिंग प्रिपरेशन था। हम सब कैसे स्क्रीन पे दिखेंगे और हम क्या कर रहे होंगे, इसका एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आदित्य ने बना रखा था। सो ऑलरेडी हमें दिखलाया जा रहा था कि सी दिस इज यू आर, हाउ यू आर गोइंग टू लुक, आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे क्या करेंगे। सो इतना प्रिपेयर डायरेक्टर, इतना प्री प्रोडक्शन, इतना अच्छा कि मैं आपको बताऊं, जब मैं अभी फिल्म देख रहा हूं तो मैं देख करके बड़ा मिसमराइज्ड हूं कि आदित्य धर ने स्क्रिप्ट के लेवल पे ही एक तरीके से एडिटिंग देख ली है। एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी एडिटिंग की स्क्रिप्ट है, आप यकीन नहीं करेंगे। वो जो पहले शुरू में आप मेरा जो वॉक देखते हैं, जब मैं एंटर करता हूं फ्रेम के अंदर, जो मेरी पहली एंट्री है, मैं आज सुबह याद कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो एग्जैक्ट उतना ही रखा है जितना मुझसे चलवाया गया है शॉट में, कुछ भी एक्स्ट्रा मुझसे नहीं चलवाया गया। ऐसा नहीं है कि मैं चला हूं 10 कदम और उसमें रखा गया 4 कदम, मुझे एग्जैक्ट वही मार्किंग दी गई थी जहां से उनको कट करके लगाना है। अब हम जस्ट अंदाजा लगाइए कि किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह का प्रिपरेशन। वही जो एक छड़ी लेके आप घुसते हैं, वो जो मैं लंगड़ाता हुआ जूस की दुकान में घुसते हैं, वो जितना मैं वॉक करता हुआ आपको दिखलाया जा रहा हूँ, उतना ही उन्होंने मुझे मार्किंग दी है। मैं अपनी गैलपिंग के लिए 2-3 कदम पीछे हूँ, 2-3 कदम का स्टांस लेके गैलप करते हुए मैं एंटर करता हूँ, बट डायरेक्टर ने मुझे वो मार्किंग जो दी है वो वही मार्किंग है, एंड आई एम वेरी श्योर कि लगभग उसी मार्किंग के आसपास कटिंग की गई है उस सीन की। सो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की प्लानिंग रही है। वो जितना आप लुक देख रहे हैं, जितना मेरा अंदर का भी जो वॉक है, जो मेरा पकड़ना है, एग्जैक्ट उतना उन्होंने शूट किया। तो
बाबू डकैत है वो तो क्रुएल्टी की इंतहा है, क्योंकि बाबू डकैत जो है उसके नाजायज संबंध है, उसकी नाजायज औलाद है, वो तमाम तरीके से लियारी पे अपना कब्जा बना के रखना चाहता है। लियारी का वो 3/4 का एक तरीके से हिस्सेदार है, जब वो है रहमान कुछ नहीं। देखिए हमने धुरंधर को पहले सिनेमा हॉल में देखा है जो उसने 1000 करोड़ को क्रॉस किया, अभी OTT पे आया है। तो आप पिछले 20-25 साल 30 साल से आप सिनेमा को बढ़ते हुए घटते हुए देख रहे हैं। सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स के बाद OTT, आप सिनेमा को कैसे देख रहे होते हैं एज एन एक्टर की निगाह से? अगर मैं बात करूं तो एक्टर की निगाह से जब मैं आज देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है रीच बहुत बढ़ा है, सिनेमा ने रीच बहुत बढ़ाया है। और ये जो आप कह रहे हैं मल्टीप्लेक्स है, सिंगल स्क्रीन एंड OTT की वजह से बहुत इसका रीच बढ़ा है। हम लोग तो वो जनरेशन है जो हम टॉकीज में जा रहे थे, सिंगल स्क्रीन था हमारे लिए तो वही था सिनेमा। शुरुआत तो वही थी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ जगहों पे एक साथ 3 स्क्रीन आ गए। और जैसे मैं मुजफ्फरपुर में था तो जवाहर सिनेमा होता था, उसमें जवाहर मिनी, जवाहर सिनेमा, ये करके उसमें 3 स्क्रीन आ गए थे। बाकी हमारे लिए तो श्याम टॉकीज था, हमारे लिए अमर टॉकीज था, हमारे लिए प्रभात टॉकीज था, ये सब सिंगल स्क्रीन था, सब सिंगल स्क्रीन में। बट उसके बाद आप देखिएगा 2000 के आसपास हम देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस एंड इस तरह के मल्टीपल स्क्रीन आ रहे हैं, एंड फिर OTT का जमाना आता है। और देखिए कि ये जो सिनेमा हॉल तक जाना, हॉल तक जा करके देखना और एक घर में अवेलेबल होना, उससे रीच भयंकर रूप से रीच बढ़ा है। मैं क्या बताऊं, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई है जो इम्पोर्टेंट भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एंड उसको डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से बहुत स्पेस दिया है। आदित्य धर की खास बात ये रही कि आदित्य धर ने इसमें नॉट अ सिंगल कैरेक्टर जिसको यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। अगर वो कैरेक्टर है तो उसका रोल है, उसका सिग्निफिकेंस है उस सिनेमा में, उस फ्रेम में, तभी वो है। यूं ही नहीं है कोई कैरेक्टर, जिसको भी एक लाइन दिया है उसका कुछ है, कोई एक वजह है। इसलिए आप देखिएगा इस सिनेमा में हर कैरेक्टर बहुत खिल करके आता है। मुझे कई बार लोग जब मुझसे पूछते हैं तो मैं वही कहता हूँ, भाई मैं इसमें किसकी तारीफ करूं और किसको कहूं कि इसने खराब किया? कोई नहीं है, मुझे दिख नहीं रहे लोग जो खराब किया है, क्योंकि उसको उतना अटर इम्पोर्टेंस के साथ उसमें रखा गया है। वापस अगर मैं आपकी व्यूवरशिप वाली बात पे आऊँ तो OTT के आने की वजह से बहुत व्यूवरशिप बढ़ा। अब देखिए जब ये फिल्म आई मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हुए, मेरे फॉलोवर बहुत बढ़ गए इंस्टा के। बट ये जब सिनेमा OTT में आया है, अगेन से एक बार फिर से वापस बूम आया है, फिर से मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फिर से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स OTT ने एक बड़ा सेक्शन जोड़ा है इस सिनेमा के साथ। एक एजेंडा ड्रिवन मूवी है, कोई ऐसा आर्ट, हर कला का हर चीज का एक एजेंडा है। सवाल यह है कि आप एजेंडा को देख कैसे रहे। और दूसरा, ये जो फिल्म जिस बारे में बात कर रहा है वो बात कर रहा है देश के बारे में। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा प्रायर एजेंडा है, आप माने या ना माने, ये हमारे एजेंडा में है। एक सवाल और बनता है, धुरंधर को लेके जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो सिनेमा का एक तबका था जिसने कहा था कि ये एक एजेंडा ड्रिवन मूवी है। तो एक एक्टर के लिहाज से और उस फिल्म में काम करने के लिहाज से मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये फिल्म मेकिंग में को एजेंडे की तहत देखना चाहिए कि फिल्म को सिर्फ एक कला की तरह देखा जाए, एक काम की तरह जाएगा, लोगों की मेहनत देखी जाए। और जो कहानी है, कहानी के कई रूप हो सकते हैं। जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो अकीरा कुरोसावा की एक मूवी थी रोशोमन, उसमें उसका हिंदी रूपांतरण भी था 7 कहानियां करके जो बनी थी। तो हर कहानी का अपने अलग अलग एक वर्जन है, डिफरेंट वर्जन। तो एक एक्टर के रूप में अगर आप देखते हैं उसको तो कैसे देखते हैं आप? जहां तक एजेंडा वाली बात है, जैसे एजेंडा को लेकर के बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा आर्ट है या कोई भी ऐसा सिनेमा या कोई भी ऐसी कला है जिसका कोई एजेंडा ना हो। हर कला का हर चीज का एक एजेंडा है। सवाल यह है कि आप एजेंडा को देख कैसे रहे। और इस फिल्म को जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस फिल्म को अगर आप देखिए तो इट्स अ कंप्लीट सिनेमा। आप मुझे एक सीन और एक शॉट बतलाइए, उसके बारे में बात कीजिए।
और दूसरा, ये जो फिल्म जिस बारे में बात कर रहा है वो बात कर रहा है देश के बारे में। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा प्रायर एजेंडा है, आप माने या ना माने, ये हमारे एजेंडा में है। सो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता है इस फिल्म को देख करके कि ये प्रो एंड अगेंस्ट वाली बात है। आदित्य धर का अपना पर्सपेक्टिव है, आदित्य धर का भयंकर अपना कमिटमेंट एंड उस पर्सपेक्टिव को लेकर के उनका डिटर्मिनेशन है, एंड उस डिटर्मिनेशन के साथ आकर के आदित्य धर ने एक बेहतरीन सिनेमा दिया है इंडियन इंडस्ट्री। इट्स अ कल्ट सिनेमा। हाँ, ये जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, राम गोपाल वर्मा भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ से इंडियन सिनेमा देखा जाएगा, कि धुरंधर से पहले और धुरंधर के बाद। और मैं बिल्कुल राम गोपाल वर्मा के इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। ये एक ऐसी फिल्म बनी है जिसके आगे और पीछे अब सिनेमा को रीड किया जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा लाइन खींचा है। ये तो आप ग्रेट सिनेमा। ये तो आप वही कह दिए कि जैसे हम जो मूवीज के फिल्म के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो कह रहे थे प्री शोले और पोस्ट शोले। एग्जैक्टली। तो आपका कहना है कि ये शोले के बराबर एक मूवी है। हाँ है। आप इससे अंदाजा लगाइए ना। इस फिल्म में मेरा नाम आसिफ है, मुझे लोग आसिफ के नाम से ज्यादा बाबू के नाम से जान रहे हैं। एक फिल्म की इससे बड़ी सफलता क्या होगी, या एक एक्टर की इससे बड़ी सफलता क्या है, जब उसको उसके कैरेक्टर के नाम से उसके देखने वाले उसको पहचाने। इस सिनेमा में इवन रणवीर सिंह को भी हमजा के नाम से जाना जा रहा है। अक्षय को अक्षय नहीं लोग कह रहे हैं रहमान। सो इट्स अ ग्रेट सिनेमा। ये सिनेमा एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं, इस मूवी में रणवीर के भी बाल बड़े लंबे लंबे हैं, करेक्ट, आपके भी हैं। ये मतलब ये क्या, ये था क्या कि मतलब सबकी जुल्फें लहराती रहेंगी और खूबसूरत से? नहीं, वो मेरे ख्याल से रणवीर के बाल जो है, वो रणवीर जिस तरह का किरदार निभा रहे हैं उसमें जरूरी है कि रणवीर जो है उसका आउटलुक बदला जाए। सो उस आउटलुक में है। एंड सिनेमा में भी आप देखिएगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि उसके लगातार बाल बढ़ते हैं। हाँ, वही मेरा सवाल ऐसे है। सो उस तरह का रखा गया। एंड मेरा जो कैरेक्टर है या ये जो बाबू डकैत का गैंग है, ये एक तरीके से उस तरह का गैंग है जो थोड़ा सा जिसको कहा जाए बच्चाबाजी वगैरह भी ये लोग करते हैं। ये नए लड़कों जो यंग लड़के हैं उनके साथ इनके रिलेशन है, उस तरह का रखा गया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब ये कास्ट कर रहे हैं या जब ये मेकअप वगैरह प्लान कर रहे हैं, गेटअप, इस सब को भी उन्होंने ध्यान में रखा है कि कैसे कहीं हमें वैसा एक्शन नहीं दिया गया जहां हम ऐसा करते हुए दिखलाए जा रहे हैं, बट वो गेटअप में उन्होंने रखा है कि उसको थोड़ा सा काजल देना, उसको सुरमा लगाना या उसके बालों को वैसा रखना। सो उस गेटअप में उस तरह का लुक उन्होंने रखा है। वो बहुत उन्होंने डिसाइड किया। एक वहशी लुक है बाबू डकैत का जो उस मूवी में है। आसिफ भाई, दिल्ली में आप हैं, रह रहे हैं सेंट्रल दिल्ली में, एनएसडी में। एनएसडी के आसपास अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि हम लोग हैं बनारस के, जी, और बनारसी आदमी हैं, आप मुजफ्फरपुर से आए। तो छपरा का हूँ, हम दोनों भोजपुरिया हैं। तो भोजपुरी में बतिया लेते थोड़ी देर। ये बता तो कि यहाँ सबसे नीक का लगा तो कि यहाँ खाए पिए में एक तो यहाँ नाथू और बंगाली स्वीट्स। हाँ, ये बंगाली मार्केट वाला। वहाँ के छोला भटूरा बहुत बढ़िया है। अगर छेना का, लेकिन यहाँ ठीक ना, छेना मत खाइए। अगर खाए के वही तो गोलगप्पा खा। और खाए के वक्त तो ये गोलगप्पा कौन वाला है, आलू वाला कि मटर वाला? ना, आलू वाला, दिल्ली वाला। लेकिन बढ़िया बा। अच्छा। हाँ, ये बंगाली मार्केट के बढ़िया बा। इनका छोलो भटूरा बढ़िया बा। और अगर दही भल्ला ये सब खाए के होई तो यूपीएससी के बगल में एगो लेन बा। तो बटले बा। हाँ, तो वहाँ जा, वहाँ पूरा दिल्ली के लोग आवेला अपन बड़ गाड़ी लगा के। लोग वहाँ दही भल्ला और पापड़ी खावे आवेला लोग। सब वो एगो बहुत बढ़िया ज्वाइंट बा खाए पिए के। और बाकी कि अपन त्रिवेणी में एगो बहुत अच्छा ज्वाइंट बा। त्रिवेणी हमने के यहाँ बीएचयू में एगो हॉस्टल रहल, वो गंगा जमुना सरस्वती कह के, वो जवाने पढ़त रह जा तो ओकरे आसपास घूमे लफाड़ी सब।
तो वही हमको लगा त्रिवेणी वो दिल्ली का गैल बानी हम बनारस गैल बानी। हाँ, तो दिल्ली का त्रिवेणी भी वही है, मतलब हाँ, ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, ढेर अलग ना है। त्रिवेणी का खाना भी अच्छा है त्रिवेणी का, बट थोड़ा सा वही है कि चूंकि त्रिवेणी के अंदर है तो थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा है। बट अगर आप बीच में कभी जाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं तो वो खाना बहुत अच्छा है। और घूमे बसते यहाँ कहाँ, जब तू आ रहा यहाँ तक टहरत कहाँ रहा लो, मतलब जैसे हमने आ भाई ली देखा, जात जब हमनी के एनएसडी में रहनी आसा था, हमनी के हर रात एवरी नाइट ये आईटीओ पे पराठा खाए। हाँ पहले रहल, अब तो खुद हाँ, उखड़ पकड़ गया, हाँ, अब तो रहल पहले। आईटीओ का जो ये पराठा वाला था, ये सरदार जी होते थे, ये पूरी रात 2 बजे तक रहता हाँ। था। तो 11-12 बजे हम हॉस्टल से निकलते थे और हम वहाँ पराठा खाते थे। और मोहन सिंह पैलेस, सो स्कूल में रहते हुए ये आईटीओ जाना, मोहन सिंह पैलेस जाना, ये हमारा बहुत ऑफन विजिट होता है। इंडिया गेट जाना, आइसक्रीम खाना, इंडिया गेट पे रहना, बंगाली जाना, पान खाना, वहाँ से कुछ कॉफी पीना, और अपना आईटीओ पे पराठा, और आपका मोहन सिंह पैलेस वहाँ पे भी पराठा, राजमा चावल, ये सब खाना वो अच्छा था। अच्छा, बाबू डकैत जो है बहुत खतरनाक आदमी है। कभी आसिफ भाई कहीं मारपीट में फंसे, कोई पुलिस केस हुआ? नहीं, पुलिस केस नहीं हुआ। हाँ, बट एक समय ऐसा आया था जब मैं मुजफ्फरपुर में था, 7वीं क्लास करने के बाद हाई स्कूल हमारे यहाँ शुरू होता था। पिताजी मुझे चाहते थे कि मैं एक अच्छे स्कूल, जिला स्कूल में, या विद्या विहार करके एक स्कूल था, उसमें मेरा एडमिशन हो। बट समहाउ एडमिशन में डिले हुआ और मुझे न तो विद्या विहार में एडमिशन मिल पाया, न जिला स्कूल में एडमिशन मिल पाया। मेरा बड़ा भाई जिला स्कूल में पढ़ रहा था। ये 2 स्कूल बहुत अच्छे स्कूल थे मुजफ्फरपुर के। तो मैं एक कुछ तीसरे चौथे, अब साल तो बर्बाद नहीं हो सकता था, तो एक स्कूल में मैं चला गया। एंड वो स्कूल ऐसा था जो लंच के बाद कभी क्लास ही नहीं होती थी। उसका रिकॉर्ड था, लोग लंच के बाद सब स्टूडेंट बाहर निकल जाते थे, छुट्टी करके अपना निकल जाएंगे। वहां मेरा जो 1 साल रहा, वहां मैं कुछ इस तरह के एलिमेंट के बीच में पड़ा। आप बिहार के, आप तो बनारस के हैं, आप बिहार को जानते हैं। सो जहाँ एक तरह की आवारागर्दी, लुम्पेन पना, किसी ने कोई कट्टा लेकर के घूम रहा है, कोई कारतूस लेकर के आ जाता है। सो वो 1 साल था जिसमें मैं बहुत इस तरह के लोगों के बीच में रहा। और चूंकि मेरे अंदर वो एक थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी थी, तो ये सब आगे पीछे घूमते थे, तो मैं अनजाने में उनका दादा बना हुआ था और वो सब मेरे चेले चपाटे। और वो दोस्ती मेरी आगे भी रही उनके साथ। बट 8th के बाद मेरे पिता को लगा, या मुझे भी लगने लगा कि नहीं, ये तो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर मैंने वहां से मैट्रिक किया होता 10वीं, तो मेरी दिशा कुछ और होती, मैं पता नहीं क्या करता। एंड उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग निकले, मैं न किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब मेरे दोस्त थे बचपन के, जिनका बहुत ही खराब कैरियर रहा, क्रिमिनल कैरियर रहा। 1-2 मारे गए, हाँ, 1-2 को लंबी जेल हुई, 1-2 जो है अब निकल करके अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। सबके चेहरे जो है आसिफ भाई की आंखों के सामने, मतलब आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ कि हर उस शख्स का नाम जिसका ये नहीं ले रहे हैं, वो चेहरा घूम रहा है आंखों में उनके। वो सब मेरे दोस्त थे। बट वो एक समय होता है, वो समय मैं कहूँ कि वो 1 ईयर था। एंड अब देखिए ना, 8वीं क्लास वो बहुत ही बनने के साल होते हैं ना, जब आप बन रहे होते हैं। बट समहाउ मेरी फैमिली उस तरह की थी, पढ़ना हम लोगों की पहली प्रायोरिटी थी फैमिली की। सो पिता ने 8वीं से नाम, जब मेरा 8वीं खत्म हुआ तो 9वीं में वापस मैं विद्या विहार गया। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एंड मैं अपने विद्यालय और मेरे जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअल वहाँ जा करके मेरी ग्रूमिंग होनी शुरू हुई। एंड फिर RDS कॉलेज गया, राम दयालु सिंह कॉलेज, एंड फिर मैं पटना आ गया, BN कॉलेज, पटना कॉलेज, इसमें रहा। एंड फिर तो लिटरेचर एंड आर्ट इस फील्ड में आ गया। तो उस दुनिया से मेरा कुछ उसके बाद बहुत लेना देना नहीं रहा। बट हाँ, ये ज़रूर था कि मैं स्पोर्ट्स में था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं दौड़ रहा था। सो एवरी डे सुबह ग्राउंड में जाना, 4 बजे उठ करके दौड़ना,
मतलब मेरी हर दिन की जो प्रैक्टिस रही होगी वो नॉट लेस देन 10 किलोमीटर मैं हर दिन दौड़ता था, क्रॉस कंट्री में दौड़ता था। तो ये सब एथलेटिक्स का, स्पोर्ट्समैनशिप का, क्रिकेट, मतलब मैं जब 9वीं में हूँ तो मैं बड़े क्लब्स में खेलने लगा था। हमारे शहर के जो सबसे बड़े क्लब्स थे उनके साथ खेलना, मैं उस समय बच्चा था, बहुत ही बच्चा था, सो खेलने लगा था। बट 12वीं के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मेरा जो खेल का समय था वो थिएटर में चला गया। सो वहां से खेल मेरा एक तरीके से छूटा, बट एक दूसरे तरह का खेल शुरू हुआ जो अभिनय का खेल था। सो उस तरह का रहा। तो मैं आउटगोइंग लड़का था, स्पोर्ट्स में था, थिएटर में था, बट समहाउ थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था। सो मुझे एक्सट्रोवर्ट एंड मुझे शायद वॉइस मिला थिएटर में, अभिनय में, जहाँ मैं अपनी बात कह पाया, जहाँ मैं अपने आप को कर पाया। अभी भी मुझे चुप रहना, जहाँ मौका मिला अपना अकेले रहना, ये मुझे अच्छा लगता। हाँ, वो मैं देख रहा था कि आप यहाँ एनएसडी में भी एक कोने में, 2 कोने में, 3 कोने में अलग अलग ही सबसे मतलब। सो थोड़ी देर बाद भीड़ से मुझे लगता है कि अब थोड़ा एक किनारे चलो, थोड़ा शांति से बैठो। सो वो मेरा शायद वो मेरा स्वभाव है, बेसिक स्वभाव है। अच्छा, मूवी का सबसे मतलब आपकी जिंदगी काफी लंबी रही है, काफी चीजें आपने बताई हमें। अगर हम धुरंधर मूवी की बात करें तो सबसे यादगार पल, मतलब आज से 10 साल 20 साल बाद भी अगर कोई आपसे पूछे तो वो क्या होगा आपके लिए? और मेरे लिए देखिए इसमें 2-3 क्या बात होगी 2-3 यादगार, एंड आई थिंक ये बाकी लोगों को भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। वो वैसे कुछ अनुभव एंड वैसी कुछ चीजें हुई इस सिनेमा में। जैसे अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं, आदित्य धर ने छोटे से लेके बड़े कैरेक्टर को उतने ही पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ डील किया है। अगर कोई छोटा कैरेक्टर भी है उसको भी आदित्य धर उसके कंधे पे हाथ रख करके कोने में ले जा करके धीरे से कुछ बात करते हैं। अगर शॉट में कोई गड़बड़ी हो रही है तो वो सबके सामने, डायरेक्टर को मैंने चिल्लाते हुए नहीं देखा, आदित्य धर को मैंने नहीं देखा जब तक मैं रहा, जितने दिन मैं रहा। मैंने यही देखा कि अगर वहां कुछ बार बार गलती हो रही है तो डायरेक्टर आता है, धीरे से एक्टर के कंधे पे हाथ रखता है और उसको एक कोने में लेकर के जाता है और धीरे से कुछ बातें करता है कान में। अब वो क्या बातें कर रहा है किसी को नहीं मालूम। उसके बाद एक्टर आता है और परफॉर्म करता है, एंड जितना आप उम्मीद करेंगे उसका 4 गुना दे के जाता है। तो ये जो डायरेक्टर एक अपने एक्टर को कॉन्फिडेंस देता है, और ये जो डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता है, अमेजिंग रिश्ता आदित्य धर के साथ। आपको ये मैं बतलाऊं, ये जब मैं वैसाखी लेकर के चल रहा हूँ, शूट के एक दिन पहले आदित्य धर, मैं सेट पे मंगाया गया, चला गया, आदित्य खुद चल करके देख रहे हैं कि इसमें कैसे कंफर्टेबल होगा। मुझे कहा जा रहा है सर इसको ऐसे चलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर मुझे छोड़ा कि सर आप देखो आप कैसे कंफर्टेबल हो। सो इतना समय देना इतने बिजी शेड्यूल में, आई थिंक ये डायरेक्टर का काम है, और इसी से कॉन्फिडेंस आता है। आप जो मुझे देख रहे हैं कि मैं स्क्रीन पे इतना रिलैक्स्ड हूँ या मैं ऐसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ, उसके पीछे डायरेक्टर है। उस डायरेक्टर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं खड़ा हूँ, जस्ट डू इट। तो जब आपका बॉस, आपका जो कैप्टन ऑफ द शिप है, जब वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो फिर तो आप लड़ते हो ना, फिर तो आप जान देते हो, बोलते हो कि बॉस जान देंगे। हाँ, सो ये वो वाली बात है। सो आदित्य के अंदर वो क्वालिटी है। दूसरी जो मुझे बहुत मजेदार और बहुत अच्छी बात लगी, हम लोग सिनेमा के लिए नो वन है, मतलब मैं तो सिनेमा के लिए नो वन हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल अभी शुरुआत। उसमें जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ हम लोग एक सीन में, मैं हूँ, रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह जैसा इतना सेलिब्रेटेड, इतना बड़ा एक्टर इंडस्ट्री का, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर, वो खड़ा है, उसके साथ आप शॉट दे रहे हैं। सारा शॉट हो जाने के बाद जब क्लोज लग रहा है, जहाँ मोस्टली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि रणवीर सिंह जैसा एक्टर मेरे क्लोज में मेरे सामने बैठ करके मुझे क्यों देने के लिए बैठा रहे, और मेरा और उनका कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ लुक एक्सचेंज है। बट आप बिलीव नहीं कीजिएगा,
जब मेरा क्लोज होने लगा तो ये लंच का टाइम था, आई थिंक 2-3 बज रहे होंगे, और रणवीर सिंह बैठे हुए थोड़ी दूरी पे साफ कर रहे थे। नहीं वो शॉट में मैं देख रहा नहीं, उस शॉट की बात नहीं, मैं ऑफ द शॉट बतला रहा हूँ। जब मेरा क्लोज लगा हुआ है, जब मैं रणवीर को देखता हूँ वो वाले शॉट में, रणवीर थोड़ी दूरी पे बैठे हुए अपना लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं वहीं सेट पे, और यहाँ प्रिपरेशन चल रहा है उस सीन का। और आदित्य दर मुझे बता रहे हैं कि आप कहाँ आएंगे, क्या मार्किंग वार्किंग मुझे समझाई जा रही है। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है कि अरे आदित्य, आसिफ सर का शॉट लगा रहे हो क्या? तो आदित्य कहता हाँ हाँ आसिफ सर का क्लोज लगा रहा है। भाई वो खाना छोड़ देता है वो आदमी, बोलता है एक मिनट रुक जा, हटा इसको, मैं बैठूंगा। फिर मुझसे कहा जाता है कि सर प्रॉपर सीन करेंगे, आप करो सर, मैं बैठा हूँ। और आप बिलीव कीजिए, जिस समय रणवीर सिंह के ऊपर कैमरा नहीं है, कैमरा मेरे ऊपर है, मेरा क्लोज लिया जा रहा है, उस समय कितना बड़ा स्टार बैठा हुआ है लगातार, एंड आपको एग्जैक्ट करेक्ट लुक आपको दिया जा रहा है, करेक्ट वाइब्स आपको मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं परफॉर्म कीजिएगा? और दिस इज व्हाट मुझे लगता है कि मैंने लर्न किया है। एक तो ह्यूमिलिटी, दूसरा आप फिल्म को अपनी फिल्म समझना, दूसरे के किरदार को भी अपना समझना, तभी सिनेमा बनता है। ये फिल्म इसलिए ग्रेट नहीं बनी है कि किसी एक ने बनाई है, ये फिल्म इसलिए ग्रेट बनी है कि हर किसी ने सिनेमा को ओन किया है। रणवीर सिंह सिनेमा को ओन कर रहे थे, अदरवाइज क्या जरूरत है रणवीर सिंह वहां बैठेंगे और बैठ करके मुझे वहां किसी को भी बैठा देते, कोई एडी बैठ जाता, मुझे तो सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए वहां लुक ले जाने के लिए, कोई भी रहता। बट आप देखिए कि कितना बड़ा एक्टर बैठता है, उसके बैठने से परफॉर्मेंस बदलता है। कोई एडी बैठता, कोई और बैठता, तो ये बातें नहीं होती। सो आई थिंक ये दो बातें ऐसी हैं जिसको मैं शायद और भी बाकी जगहों पे भी मैं इस बात को बार बार कोट करूंगा। मैं भी जब अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी मैं ये बात कहूँगा, हाँ, क्योंकि इट्स अ ग्रेट लर्निंग एंड फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, इसमें बहुत हम्बलनेस है, बहुत ह्यूमिलिटी है। तो ये दो जेस्चर हैं जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, लेकिन ये पिक्चर से है ना हमके एक शिकायत है। क्या? एक ए सर्टिफिकेट की वजह से तो पता है का भैल का ये भैल रही कि 8 दिसंबर के हमारे का मैरिज एनिवर्सरी होला। हाँ। तो मैडम जी कहनी कि चलेंगे धुरंधर देखने। हाँ। हमको ठीक भैया चला जाएगा। तो 8 दिसंबर जो था पिछले साल वो मंडे पड़ रहा था, तो हम लोग का सैटरडे संडे चलते देख लीजिए। गए हम लोग पिक्चर हॉल में देखने, टिकट लेने के लिए कर बेटी थी साथ में, हमारी 10 साल की बेटी है, नहीं घुसने दिया। हम लोग देख, फिर उसके बाद सोमवार को एनिवर्सरी वाले दिन बेटी स्कूल गई है, तब हम लोग मॉर्निंग शो देखें सुबह 9 बजे का धुरंधर का। और मुझे नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि ये सभी लोगों के साथ हुआ होगा कि मंडे टू फ्राइडे ही धुरंधर मूवी देखे होंगे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाके तभी मॉर्निंग शो में देख पाए होंगे। और मॉर्निंग शो में और कोई मूवी इतनी आसानी से कपल्स, जो मैरिड कपल्स है जिनके बच्चे हैं, वो नहीं देख रहे होंगे जितना धुरंधर को देखी गई है। करेक्ट। तो है ये आदित्य धर के तू बोल दिया कि उसका ए सर्टिफिकेट की वजह से ये थोड़ा एक गड़बड़ हुआ था। बट मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह का की ब्रूटलिटी, वही रियलिटी थी, एंड आदित्य उसी के अराउंड फिल्म बना रहे थे, तो आई थिंक उनको शुरू से पता था कि इसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। बट ये जो कथानक कहना है और ये जो अगर उस बात को डिपिक्ट करना है, तो मुझे लगता है कि इस वायलेंस की जरूरत थी, ये होता। और अगर गाली को हम थोड़ा स्पंज भी कर दें तो भी वायलेंस की वजह से इसको ये सर्टिफिकेट मिलता, अगर गाली नहीं भी रहता। सो इसको ये सर्टिफिकेट तो मिलना था, क्योंकि ये सच में इतना वायलेंस है, बच्चों को दिखलाने लायक तो नहीं है जितना खून है। सो आपकी बात पहुंचाई जाएगी आदित्य दर तक। सो आदित्य को कहा जाएगा कि भाई इसका ध्यान रखो, बच्चे भी हैं, फैमिली है, देखना है। हाँ भाई, मतलब उसमें दिखाना था लोगों को कि भाई धुरंधर गया है पाकिस्तान में बाल काटने के लिए। और खास करके अफसोस तो तब होता है जब इतनी बड़ी हिट हो और बच्चे उससे वंचित रह जाए। हाँ, हमारी बेटी कही यार पापा तुम लोग जा रहे हो देखने। हाँ। फिर उसने खुद 10 साल की बेटी है, स्कूल जाते समय 8 बजे बस से गई, कहे सुनो तुम लोग जाओ मूवी देख के आओ। तो शी
मेड श्योर कि हम दोनों गए, हम पापा मम्मी तो देखे, हाँ, शी मेड श्योर कि हम लोग जाके मूवी देखें सोमवार के दिन। तो तो ये आसिफ भाई थे, बड़े ही मजेदार किस्सा गोई और थोड़ी सी लज्जत के साथ हमने बातचीत की। अच्छा, ये धुरंधर 2 में कहाँ मिलेगा? धुरंधर 2 बताइएगा। इससे आगे की फिल्म है, मुझे रणवीर सिंह देखने लायक होंगे, रणवीर सिंह ट्रीट होगा। और मैं आपको बहुत यकीन से बतला रहा हूँ, मैंने थोड़ा नजदीक से देखा रणवीर सिंह को, इट्स अनदर रणवीर सिंह और इज अ वंडरफुल एक्टर। रणवीर ने इतना सटल प्ले किया है रणवीर सिंह ने कि आप देखना चाहेंगे बार बार, और वो आपको धुरंधर 2 में दिखेगा। सो आई थिंक धुरंधर 2 जो है वो रणवीर सिंह के लिए बहुत याद किया जाएगा। जैसे मन में हम अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं, फंटास्टिक परफॉर्मेंस, वैसे ही धुरंधर 2 में आई थिंक कि रणवीर सिंह सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेंगे और इज़ अ वंडरफुल एक्टर, मस्ट वॉच। आप लोग देखिए उसको, आप बहुत रैलिश करेंगे रणवीर के परफॉर्मेंस। तो ये रहा बाबू डकैत आसिफ भाई हमारे, जो आप वहां देखे मूवी में इश्क से कोसों दूर, बड़े इश्कबाज हैं और इलाके के हैं, हमारे भोजपुर से ही आते हैं, जिला छपरा घर है इनका, पटना के पढ़े हुए हैं। आसिफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद द बनारसी से बात करने के लिए, और आशा करते हैं कि आगे ऐसे ही आपसे बातचीत होती रहेगी, गुफ्तगू होती रहेगी, और ऐसे ही फिर अगली शाम हम फिर मिलेंगे कहीं किसी और के साथ, क्योंकि चाय ठंडी हो जाती है, चर्चाएं नहीं। आइए फिर मिलते हैं, फिर बैठेंगे। नमस्कार। थैंक यू।